नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रघुनंदन है और आप देख रहे हैं अड़ी। भारत में जहां एक तरफ चुनाव का माहौल है तो वहीं धरती के पश्चिमी हिस्से में परमाणु खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान की जंग है। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं वो डरा देने वाले हैं। नेटो से लेकर रूस ईरान तक परमाणु तैयारियों में जुट गए हैं। आज अड़ी में बात इसी पर होगी। क्या परमाणु युद्ध होगा तभी युद्ध रुकेगा? हमारे खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले वॉर जोन की बड़ी खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहली खबर आ रही है, इजराइल का गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक हुआ है। बेत लैया में हमास के मुख्यालय पर हमला हुआ है। 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है, 70 जख्मी हुए हैं। 24 घंटे के ऑपरेशन में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गाजा में अब तक करीब 34,400 लोगों की जानें चली गई हैं। ये अभी तक का बहुत चौंकाने और डराने वाला आंकड़ा है। 24 घंटे के ऑपरेशन में 20 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जिनकी मौत हुई है गाजा में वो आंकड़ा है 34,400 का। ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की। देखिए, जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद तमाम इमारतें नस्त नाबूद हो गई हैं और इस वक्त देखिए वहां से गुजर रहे इस वक्त घोड़ा बग्गी वाला जो है वो हिल जाता है। आसपास जो इमारतें थी वो पूरी तरह से धराशायी हो जाती हैं और ऐसे में ये अटैक, ये एयर स्ट्राइक बताती है कि इस वक्त गाजा धधक रहा है। गाजा में सब कुछ नष्ट होने की तरफ बढ़ रहा है और जानकारी यह है कि अब तक करीब 34,400 लोगों की गाजा में मौत हो चुकी है। इधर जानकारी एक और मिल रही है, अमेरिकी अब्राम्स टैंक पर रूस का हमला हुआ है। रूसी ड्रोन हमले में अमेरिकी अब्राम्स टैंक तबाह हो गए हैं। रूस ने अब्राम्स की तबाही की धमकी दी थी और अब ये कहा जा रहा है कि उसने उस धमकी को अमल में ला दिया है। अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स को तबाह करने की तस्वीरें रूस ने इस बात की धमकी दी थी और वो अब धमकी अमल होती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों के जरिए, जिसमें उसने अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स पर अटैक किया है। और ये भीषण अटैक की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से इस अब्राम टैंक को पूरी तरह से खत्म कर देने का इरादा रूस ने जो किया था उसे उसने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये टॉप एंगल शॉट आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो धधकती धरती दिख रही है ये अमेरिकी अब्राम्स टैंक्स पर हमले के बाद रूस ने जो अटैक किया उसके बाद किया और ये रूस अपने आप के लिए बहुत बड़ी कामयाबी देख रहा है। ये जो आग के शोले उठते हुए आपको नजर आ रहे हैं ये अमेरिका के अब्राम्स टैंक के नष्ट होने की तस्वीरें हैं, जो रूस की तरफ से बार बार दावे किए जाते रहे थे कि वो अब्राम्स टैंक्स को खत्म कर देगा और उसने अब उस खात्मे की तरफ एक बड़ा निर्णायक कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर, खैरसोन में यूक्रेनी एयरफोर्स का विध्वंसक अटैक हुआ है। 2 यूक्रेनी सुखोई 25 का रूसी फ्रंट लाइन पर हमला हुआ है। यूक्रेनी सुखोई 25 से ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खैरसोन में किस कदर यूक्रेनी एयरफोर्स का खौफ है। विध्वंसक अटैक है और उसके बाद 2 यूक्रेनी सुखोई 25 का रूसी फ्रंट लाइन पर यह अटैक किया गया है। और आप ये समझिए कि रूस डाल यूक्रेन पात का जो सिलसिला है ये कितने महीनों से चल रहा है और ऐसे में अब आने वाले वक्त में और कितना ज्यादा ये खतरनाक रूप लेगा अपने आप में बहुत अहम है। सुखोई 25 से ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। देखिए, अभी हम 3 विजुअल्स दिखा रहे हैं और ये अभी इस वक्त वॉर जोन की सबसे लेटेस्ट और विध्वंसक तस्वीरें बन गई हैं। गाजा में अब तक 34,400 लोगों की जानें गई हैं। अभी तक का ये आंकड़ा डरा देने वाला है और ये देखिए जो तस्वीर उसके साथ आप देख रहे हैं विध्वंस का एक और खौफनाक मंजर। वहीं दूसरी तरफ रूस ने जो शपथ ली थी अब्राम्स टैंक्स को तबाह करने की, उस शपथ के जरिए उसने साबित कर दिया है कि वो जो सोचता है वो करके दिखाता है। अब्राम्स टैंक्स को ध्वस्त करने की तस्वीरें इस वक्त सामने आई। ये अमेरिका के अब्राम्स टैंक्स की तस्वीरें ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। जो रूस ने इरादा किया उस इरादे को उसने अंजाम तक पहुंचाया। और तीसरी जो ब्रेकिंग है वो खैरसोन में रूसी एयर स्ट्राइक की है और यूक्रेनी सुखोई 25 का रूसी फ्रंटलाइन पर यह हमला हुआ है।
और इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है। अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, बारीक और पैनी निगाह इस वॉर जोन पर रखे हुए हैं। आप सभी सर का स्वागत है हमारे शो पर। अशोक सज्जनहार सर, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं, अभी हमने 3 विजुअल्स दिखाए, इन तीनों विजुअल्स में जो ट्रिगर पॉइंट विजुअल्स आपको कौन सा नजर आ रहा है? गाजा की तस्वीरें दिखाई हमने, अब्राम्स टैंक्स की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद यूक्रेनी कोई 25 जिस तरह से ध्वस्त होती तस्वीरें आपके सामने आई, उनमें से आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक और ट्रिगरिंग विजुअल कौन सा है? देखिए प्रीति, ये जो यूक्रेन और रूस की युद्ध है ये तो करीब 2 साल से चल रहा है और जैसे आपने स्वयं बताया है, जो ये इधर उधर वो चलता रहता है, कभी रूस मारता है, कभी यूक्रेन मारता है, कभी किसका पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का पलड़ा भारी होता है। परंतु अभी जो है ये पश्चिम एशिया में जो ये हालात बन गए हैं, गाजा और में जो इजराइल का वहाँ पर हमला हो रहा है, तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर ये वाला जो युद्ध है ये गाजा से हटकर और जो क्षेत्रीय देश हैं उन तक ये पहुँच जाता है, जैसे कि हमने देखा है इजराइल और ईरान के बीच में अभी एक दूसरे ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल ने सीरिया में दमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट को मारा, वहाँ से उन्होंने ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स वगैरह फायर किए। तो अगर ये एक्सपैंड करता है तो मैं समझता हूँ ये न केवल इस क्षेत्र के लिए परंतु पूरे विश्व के लिए बहुत ही भयावह ये मंजर होगा। प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर, एक विजुअल हम दिखा रहे हैं जिसमें गाजा में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें विध्वंस की सामने आई है। क्या आपको लगता है कि अभी इस युद्ध के इंतहा और है और न जाने कितनी और तस्वीरें देखना बाकी है? सिर्फ गाजा की अगर बात करें तो वहीं पर 34,400 के करीब लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। देखिए, अभी गाजा में ना पूरा पिक्चर बाकी है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अभी रफा पे जो फाइनल अटैक जो इजराइल प्लान कर रहा है, आईडीएफ अमेरिका के ऑपोजिशन के अलावा, वो अभी देखना है। और वहाँ ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारे अंडरग्राउंड इनके बंकर जो हैं अभी भी इंटैक्ट हैं, वहाँ इनके जितने भी हॉस्टेजेस हैं शायद वहीं फंसे पड़े हैं, और कितनी हमास की बटालियन वहाँ अभी भी ऑपरेट कर रही है। तो अभी जो अटैक होने वाला है, इम्पेंडिंग अटैक जो है, पूरी दुनिया उसको एक तरह से कहें सांस रोक के खड़े देख रही है कि अब क्या होने वाला है। और यही वो निर्णायक मोड़ होगा जब वेस्ट एशिया की राजनीति में ये एक भूचाल लाएगा। क्योंकि एक एडिटोरियल मैंने पढ़ा था जिसमें कह रहा था कि रफा या रियाद, अगर आप रफा पे अटैक करते हैं तो रियाद से जो दोस्ती हो रही थी सऊदी अरेबिया से इजराइल की, वो खत्म होती दिख रही है। यानी जो वेस्ट एशिया में शांति का जो भी एक विंडो खुला था इसके पहले 7 अक्टूबर के पहले, वो अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा और वेस्ट एशिया आने वाले कई सालों तक इसकी चपेट में रहेगा। तो अभी सबसे विध्वंसक जो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और इससे और विध्वंसक चीजें जो आने वाली हैं, वो भयावह स्थिति दिखाएगी, न कि सिर्फ वेस्ट एशिया के लिए बल्कि जो और भी वॉर फ्रंट्स खुले हैं और खुल सकते हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो यूक्रेन में तो हम देख ही रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स आ रहे हैं, और जितने भी आर्म्स आएंगे, चाहे वो अमेरिका इजराइल को दे या यूक्रेन को दे, वो वहां की स्थिति और भयावह करेगा। सर, आपने अमेरिका का जिक्र किया, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, इस वक्त सर अहम सवाल ये हो जाता है कि अब्राम टैंक्स को टारगेट किया गया है रूस की तरफ से, और वो प्लेज पहले ही कर चुका था कि हम अब्राम्स टैंक्स अमेरिका के उसको टारगेट करेंगे। उसने उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें भी सामने लाकर रख दी है। ऐसे में अमेरिका की, चाहे हम इजराइल के संबंध में बात करें या फिर यूक्रेन के संबंध में बात करें, जो भूमिका है वो कैसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, चाहे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, चाहे ये युद्ध आगे रुकेगा। देखो, सच्चाई ये है कि अमेरिका की जो हेल्प है वो बहुत ज़रूरी है। अभी $80 बिलियन से ज़्यादा की जो हेल्प मंजूर कर दी है कांग्रेस ने, ये $60 बिलियन के करीब है जो कि यूक्रेन को मिलेगी, और $8 बिलियन जिसके अंदर है वो ताइवान को, और काफ़ी हद तक जो 10 से 15
बिलियन डॉलर जो इजराइल को भी मिलेगी। ये सच्चाई है कि अमेरिका की हेल्प बहुत ज़रूरी है इन तीनों के लिए। अगर आप देखें कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो भी एक प्रकार से 2 साल से चल रही है, मगर अब जो पासा किसी तरीके से रूस की तरफ हो गया था, क्योंकि रूस अभी ऑफेंसिव हो रहा था और जब से काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का फेल हो गया था तो धीरे धीरे जो रूस था वो अपने वेस्ट की तरफ जाता जा रहा था। मगर जब से ये अभी एड आ जाएगी यूक्रेन पे तो इनके पास भी हथियार, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स आएंगे। मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी, जो एक प्रकार से स्टेटस को मेंटेन हो रहा था वो होगा, क्योंकि अब यूक्रेन भी पलटवार करेगा। क्योंकि एक चीज़ को ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है रूस पे, अब रूस की भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हैं जो दिखा दी है कि पहले तक जो लड़ाई थी वो सारी यूक्रेन में थी। अब जो लड़ाई है यूक्रेन ने रूस में भी ले गया है, जो एनर्जी सेक्टर है उस पर हमला हो रहा है, क्रीमिया में हमला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो अब्राहम टैंक की बात हो रही है, देखो ये तो मान के चलो आप, इस रूस यूक्रेन लड़ाई ने ज़्यादातर एक चीज़ तो दिखा दी है, जो टैंकों का ज़माना था वो अब नहीं रहा, क्योंकि ड्रोन जो हैं चूज कर करके मारें। जब तक वो आप एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी नहीं ले आएंगे तो टैंकों का एक सर्वाइबिलिटी बैटलफील्ड में बहुत लिमिटेड है। और इसी प्रकार से अगर आप इजराइल और हमास की लड़ाई देखें, आप ये कह रहे हैं जी, बिल्कुल, कंप्लीट योर वर्ड्स, पूरा कीजिए सर बात को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अगर आप इजराइल और हमास का देखें तो ये सच्चाई है कि अब ये ऐसे दौर पे पहुंची हुई है कि अगर इजराइल रफा पे हमला करता है तो वहां पर ह्यूमन ट्रेजेडी होगी, 15 लाख लोग वहां पर हैं। मगर अगर हमला नहीं करता तो प्रॉब्लम यह है 4 बटालियन अभी भी जो हमास की है वो रफा में छुपी हुई है, ज़्यादा हमास लड़ाकू वहाँ हैं और उसके बाद जो हॉस्टेजेज हैं उस पर क्लियरिटी नहीं है 133 में। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अभी इजराइल के लिए भी मजबूरी है रफा पे हमला करना। अगर रफा पे हमला करता है इसका काउंटर बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सऊदी अरेबिया, यूएई, आपका जो ओमान वगैरह सारे देश बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे इजराइल के। एक कमोडोर बहल को मैं लाना चाहती हूँ। एक कमोडोर बहल, 2 पॉइंट सर ने कहा, यूक्रेन के साथ अब रूस की लड़ाई इक्वल प्लेटफॉर्म पर होने की तैयारी की जा रही है, यूक्रेन को जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी सर सिबात सर कह रहे थे कि किस तरह से अगर इजराइल अटैक करता है तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी जो होगी सिविलियंस की होगी और वो लाखों में आंकड़ा होगा। डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की आपने प्रीति जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो राफा में सिचुएशन है इस समय पे, काउंटर प्रपोजल हमास के पास है कि पीस डील कैसे की जाए जिससे बाकी बचे हुए बंधक जो 120-130 के करीब है उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन जो हमास चाहता है कि परमानेंट एंड हो वॉर का और जो इजराइल चाहता है कि हम हमास को ख़त्म करें, तो एक ही हुंडी हमास के पास रह गई है, वो है बंधकों की। अगर वो बंधकों को भी रिलीज कर देगा तो उसके पास कोई हुंडी रहेगी नहीं और उसके बाद इजराइल फिर से रफा पे अटैक कर देगा। और रफा पर अटैक करने के लिए ही उन्होंने सीरिया पे अटैक किया था, ईरानियन एम्बेसी के ऊपर, ताकि जितने भी वेस्टर्न देश हैं जो उस समय चले गए थे इजराइल से दूर, वो वापस इजराइल के पास आ गए जब ईरान बीच में आ गया। तो कहीं ना कहीं ईरान को भी ये समझ आ गया है, इसलिए अगर आप देखिए ईरान वापस प्रॉक्सी वॉर पे चला गया है और आगे फ्रंट पे ओवर्ट अटैक्स नहीं हो रहे। लेकिन इसके साथ जो आपने रशिया को जोड़ा है, अभी बर्फ वहां पे पिघल चुकी है, इस वजह से ग्राउंड जो सिचुएशन है वापस फिर से विध्वंसक होती जा रही है। और उसमें $61 बिलियन का जो एड अब अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को, और साथ साथ में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है, उससे उसकी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन जहां तक वो लैंड ग्रैब कर चुका है या जहां तक लैंड पे अपना हक जमा चुका है रशिया, वहां से वो पीछे नहीं हटेगा। तो यही चीज वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। सर, आप जो सब बात कर रहे हैं इसी पर वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूं। खबर यह है कि दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु अटैक का खतरा। ये बात इसलिए कही जा रही है, रूस ने Tu-95 बॉम्बर की तैनाती बढ़ा दी है। लॉन्चिंग मोड पर रूस के परमाणु बॉम्बर्स हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। और ऐसे में दुनिया पर बहुत बड़ा परमाणु अटैक का खतरा है। इस बात के संकेत इससे पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं।
रूस ने Tu-95 बॉम्बर की तैनाती को बढ़ाया है। कैसे इस तैनाती के बढ़ने का मतलब परमाणु बॉम्बर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, इसको आप समझ सकते हैं। लॉन्चिंग मोड पर रूस के परमाणु बॉम्बर्स हैं। इसका सीधा मतलब क्या ये माना जाए कि रूस अब परमाणु तौर पर इस युद्ध को आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस की तैनाती से नेटो खेमे में दहशत मच गई है। अमेरिका ने F-16 फाइटर की तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में F-16 की भी सीक्रेट तैनाती हुई है। रेडी टू अटैक मोड में F-16 फाइटर्स हैं और अमेरिका ने इस तैनाती को बढ़ाया है। उधर हम देख रहे हैं रूस की तरफ से परमाणु बॉम्बर्स को लेकर पूरी तैयारी नजर आ रही है और ये संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स के साथ हम जुड़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इन दोनों ही देशों की तैयारियां किस और इस पूरे युद्ध को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाने में बहुत बड़े मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर, एक और जानकारी, नेटो को रूस की सीधी परमाणु धमकी। लेकिन उससे पहले इन दोनों तस्वीरों को हम दिखा दें आपको, इन दोनों बड़ी खबरों को दिखाएं। उससे पहले नेटो को रूस की सीधी परमाणु धमकी। आमने सामने आए न्यूक्लियर देश। रूस कह रहा है रूस पर आई आंच तो छोड़ेंगे नहीं, ज़खारोव का ये बयान। और परमाणु नीति का हम आकलन कर रहे हैं। ज़खारोव कह रहे हैं कि इस वक्त हम लगातार इस बात का आकलन कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव का ये दावा, परमाणु नीति का हम आकलन कर रहे हैं। ये आकलन इसलिए किया जा रहा है वो ताकि ये समझ सके कि हमारे सामने कोई मुल्क टिक सकता है या नहीं, और अगर हम कमतर हैं तो कैसे हम अपने परमाणु एसेट्स को और ज्यादा बढ़ाएं। और ऐसे में बड़ी जानकारी, 3 विजुअल 3 ब्रेकिंग के जरिए लॉन्चिंग मोड पर रूस के परमाणु बॉम्बर्स हैं और रूस की तैनाती से नेटो खेमे में दहशत है। अमेरिका की तैयारी और व्यापक हो गई है। साथ ही जो इस वक्त हम आपको विंडो में दिखा रहे हैं, इस वक्त प्रवक्ता मारिया ज़खारोव का जो दावा है, रूस पर अगर आंच आई तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं। और परमाणु युद्ध के संकेत को लेकर ये जो जानकारियां सामने आ रही है, इसकी हमने डिटेलिंग की है। दरअसल मिडिल ईस्ट में लॉन्च जोन में तैनात हैं और F-16 की तैनाती से ज्यादा Tu-95 बॉम्बर है। और इसके अलावा रूस की जो न्यूक्लियर धमकी है उसमें रूस पर हमला हुआ तो मारिया ज़खारोव, जिनको अभी हम विजुअल्स में भी आपको दिखा रहे थे, जो प्रवक्ता है रूस विदेश मंत्रालय की, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और परमाणु नीति का आकलन हम कर रहे हैं। दैट मीन कि अगर हमें कहीं भी लगता है कि हम कमजोर हैं तो हम और ज्यादा अपनी स्थितियों को बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे साथ हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर रहे हैं और ऐसे में हम एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। सर, अभी हम मारिया ज़खारोव के जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस वक्त जो वॉर मोड की हम बात कर रहे हैं वो वॉर मोड अब टर्न होगा परमाणु वॉर में, न्यूक्लियर वॉर में? मैं इस वक्त सीधे रुक करना चाहती हूँ प्रोफेसर अमिताभ का। सर, आपको क्या लग रहा है कि ये एक्सटेंशन अब नेक्स्ट लेवल जा रहा है, न्यूक्लियर युद्ध हम देखने जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर देखने जा रहे हैं? देखिए, रूस ने कई बार स्पष्ट किया है और पुतिन ने या दिमित्री मेदवेदेव ने, जो उनके राइट हैंड मैन है, वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब हमारे सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। न्यूक्लियर यूज और न्यूक्लियर थ्रेट तो यूरोप को पूरी तरह है और रशिया इसके लिए भी प्रिपेयर्ड भी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि न्यूक्लियर थ्रेट एज अ लास्ट ऑप्शन रूस इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं हमेशा इस संभावना से इनकार नहीं करता हूं कि जितनी भी दुर्घटनाएं, जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें दुर्घटनाओं का एक सबसे बड़ा रोल रहा है। कहीं कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए जिससे न्यूक्लियर मिसाइल चल जाए या कोई स्मार्ट बॉम्ब चल जाए तो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालात में रूस, जो खुद एक परिपक्व देश है, मैं ये नहीं मानता हूँ जितने वेस्टर्नर्स कहते हैं कि ये परिपक्व देश नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबल देश है, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये एक ऑप्शन तो है ही नहीं कि आप एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट से लड़ रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन टेस्टेड है और कई सालों से उसके पास है। अगर आप उससे ले रहे हैं तो वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रीति कि किसी भी तरह से ये इस समय इसका इस्तेमाल इस युद्ध में। सर, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर मैं चाहूंगी कि एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जरूर अपनी बात को रखें मारिया ज़खारोव के स्टेटमेंट को जोड़ते हुए। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, ईरानी सांसद के दावे से पश्चिम में खलबली है। ईरानी सांसद का दावा क्या है?
परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। 90% यूरेनियम प्योरिटी प्रोसेस के करीब है। 90% यूरेनियम प्योरिटी से 12 एटम बम बनेंगे। ईरानी सांसद जावेद करीमी का यह दावा है और इस दावे को हम बिग वॉल के जरिए भी समझते हैं, जिसमें ईरान बना रहा है परमाणु बम। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है सामने? दरअसल इस वक्त अब वो जो जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें अब देखिए ईरान बना रहा है परमाणु बम। सबसे बड़ी बात यह कि ईरानी सांसद जावेद करीमी का जो दावा है, वो दावा क्या है? दावा है कि फरवरी में यूरेनियम 84% प्योरिटी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब यह हो जाता है कि यूरेनियम 90% प्योरिटी तक प्रोसेस हुआ तो क्या होगा? तो होगा कि 12 न्यूक्लियर बम तैयार हो सकते हैं। और ईरानी सांसद का यह दावा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम एक तरफ रूस की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, वही ईरानी सांसद का ये जो दावा है, इस पर हम सीधे वो जानकारी भी आपको बताते हैं। लेकिन इस बीच एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से मुझे बताई जाए। ये एससीओ मीटिंग में रूस ईरान में बड़ा समझौता होने की जानकारी आई है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज। उसके बाद हम अपने गेस्ट के पास जाएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान को सैन्य मदद बढ़ाएगा रूस, और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का ऐलान है। तकनीक ट्रांसफर पर भी सहमत हो गए हैं दोनों देश। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का ये ऐलान है। ये ऐलान समझिए, बिटवीन द लाइंस एक बहुत बड़ा मैसेज है। तकनीक ट्रांसफर पर भी सहमत हो गए हैं दोनों देश। अब ये खबर क्या है? ये खबर ये है कि एससीओ मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री से मिले हैं रूस के रक्षा मंत्री, और नेटो के खिलाफ जंग के लिए एक साथ आ गए हैं रूस और ईरान। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा। इसी बात को हम आगे अपने पैनलिस्ट के बीच लेकर जाएंगे। ईरान से सैन्य तकनीकी सहयोग पर बात हुई है। सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या आगे बढ़ाएगा रूस ईरान को परमाणु बम के लिए बनाने में? ये परमाणु बम क्या मदद करेगा रूस? ये बात क्यों कही जा रही है? ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूं कि हम अपने पैनलिस्ट के पास ले जाएं। अशोक सजनहार सर, अभी हम रूस की ही बात कर रहे थे, जो लगातार मारिया ज़ाखरोव कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं भी ऐसा लगा कि किसी की तैयारी है तो हम रुकेंगे नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो एससीओ की मीटिंग है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त, कैसे ये इशारा है कि रूस ईरान गोइंग टू बी जॉइंट वेंचर फॉर परमाणु युद्ध, फॉर न्यूक्लियर वॉर? देखिए प्रीति, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न उठाए हैं, बहुत ही अच्छे मसले उठाए हैं। पहले तो मैं ये कहूँ, जो देखिए मारिया ज़ाखरोवा ने जो कहा है वो केवल उन्होंने नहीं कहा, इससे पहले सर्गेई लाव्रोव कह चुके हैं, राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके हैं, दिमित्री मेदवेदेव भी कह चुके हैं, जो अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, अगर हमारा वजूद को ख़त्म करने का कुछ प्रयास किया जाएगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये उनकी कड़ी उसी में है। परंतु मैं हमारे जो प्रोफेसर हैं अमिताभ जी, उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो अभी तक रूस उस हालत पर नहीं पहुँचा है, अभी तक तो जैसे जनरल सिवाच ने बताया पहले, रूस एक बहुत ही स्थिर स्थिति में है। उसने यहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में अपना जो ऑक्यूपेशन है यूक्रेनियन टेरिटरी का, उसको ज़्यादा बढ़ाया है। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ जो रूस ये करेगा न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, और उधर से नेटो भी नहीं करने वाला है, क्योंकि उनको भी मालूम है ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। दूसरी बात जो आपने कहा है ईरान के बारे में, तो देखिए प्रीति, इसके बारे में बहुत पहले से बातचीत चल रही है। जो इनका ये एक एक्सिस ऑफ ईवल जिसे अब कह रहे हैं लोग, एनालिस्ट कमेंटेटर्स वेस्ट के बोल रहे हैं, जो वो रूस हो, चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो और ईरान हो, ये मिलकर काम करेंगे और ये पश्चिम के विरुद्ध उसको पुश बैक करेंगे। तो इसीलिए मेरे लिए ये इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है। परंतु मैं भी समझता हूँ जो रूस एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और वो ये नहीं चाहेगा जो कोई भी ऐसे किसी भी देश को वहाँ पर, और जो यहाँ पर तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सरकार है ईरान में,
जो उसको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए जो कि उसमें हाथ में आकर बहुत ही अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता बढ़ती है। सर, तो मैं आपने ये- एक इम्पॉर्टेंट बात कही, आपने कहा कि रूस एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, लेकिन हम रूस को एट द सेम टाइम देख रहे हैं कि उसने कितनी ज़्यादा यूक्रेन में तबाही मचाई है। स्ट्रैटेजिकली वॉर उसने यूक्रेन में अपने आप को अभी तक वो लगाया हुआ है। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ मेजर जनरल अश्विनी सिबात से। सर, क्या आपको लग रहा है कि परमाणु युद्ध होगा तभी ये युद्ध रुकेगा, या फिर आप सर सज्जनहार जो कह रहे हैं उनकी बात से अग्री करेंगे? देखो प्रीति, मुझे नहीं लगता कि कोई परमाणु युद्ध होगा। ये हमें समझना चाहिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस, और वो डेटरेंस का काम ही करते हैं। और सच्चाई ये है, अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई देखी जाए तो रूस का अभी पलड़ा भारी है। तो ये कोई वजह ही नहीं है कि रूस ऐसा न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की सोचेगा भी। सर, ईरान रूस की जो मीटिंग हुई है एससीओ की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई थ्रेट है, मगर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है। मैं प्रीति अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, हम P5 जो कंट्री 5 हैं जिनको न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड स्टेट माना जाता है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन और रूस हैं, और 4 नॉन डिक्लेयर्ड स्टेट हैं जिसमें भारत भी है, उसके अंदर पाकिस्तान भी, इजराइल भी, नॉर्थ कोरिया। आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया? उसकी वजह एक ही है कि जब भी वो 90% के करीब यूरेनियम इनरिचमेंट के पास पहुंचता है तो कोई ना कोई या तो सबोटाज का एक्शन या एस्पोनेंस या डायरेक्ट जो अटैक करके इजराइल और अमेरिका उसको नष्ट कर देते हैं, वो फिर पीछे आ जाता है। अब बात आती है, क्या रूस जो है ईरान की मदद कर सकता है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान एक रिस्पॉन्सिबल देश है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है तो ये मिडल ईस्ट के अंदर ट्रेजेडी होगी। ये इजराइल के लिए ही खतरा नहीं, ये मिडल ईस्ट में जो सुन्नी देश हैं जैसे सऊदी, यूएई, ओमान, उनके लिए भी खतरा, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इंस्टेबिलिटी लेके आएगा, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। मुझे लगता सर, ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूं। मैं आपको सर यहां पर रोकना चाह रही हूं। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से बहुत बड़ी तैयारी की जानकारी मिल रही है। न्यूक्लियर प्लांट में गतिविधियां बढ़ गई हैं। 14 अप्रैल के बाद गतिविधियां ज्यादा बढ़ी हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि ईरानी सांसद का जो दावा सामने आया उसके बाद अगर ये अपडेशन सामने आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह सर, आपको क्या लग रहा है? ये जो जानकारी आ रही है कि 14 अप्रैल के बाद गतिविधियां बढ़ी हैं, वही ईरानी सांसद का दावा कि हमने लगभग वो प्रोसेस प्योरिटी का जो है परमाणु का, वो 90% के करीब हम पहुंचने वाले हैं। इन तमाम खबरों को जोड़कर देखें तो क्या आपको लग रहा है कि परमाणु युद्ध के मुहाने पर इस वक्त दुनिया बैठी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं इस बात से सबके साथ अग्री करता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है। जब तक कि सर्वाइवल देश का इशू नहीं बनता, जब तक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होती, तब तक इनका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो दूसरी चीज आप ईरान के बारे में भी कह रहे हो, और रशिया की जो एक ब्रिगेड है, मिसाइल ब्रिगेड, जिसको फिनलैंड बॉर्डर के पास ले जाया गया है, ये सब इसलिए हो रहा है। मैं दोनों को, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि रशिया यूक्रेन सिचुएशन के अंदर रशिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक नाटो के बूट्स ऑन ग्राउंड ना आए। नाटो के सलाहकार वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो वेपन सिस्टम्स वहां डिप्लॉय किए जा रहे हैं यूएस और यूके, फ्रांस और पोलैंड की तरफ से, उनको आगे ले जाने के लिए, उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए और ट्रेन करने के लिए वहां पे सलाहकार जरूर हैं, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है जो फाइट कर रहे हैं इस समय रशिया को। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि नाटो की फोर्सेस जब अटैक करती हैं रशियन टारगेट सिस्टम को, उस समय पे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दूसरी, ईरान की चीज के ऊपर, जब तक ये नाटो फोर्सेस नहीं आती तब तक ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी चीज आती है ईरान की। मैं आपको, कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो इनके पार्लियामेंट के लोग होते हैं, वो कभी भी असली बात आपको नहीं बताएंगे, खासकर न्यूक्लियर सिस्टम्स के ऊपर। आप सबके साथ मैं इस बारे में इत्तेफाक रखता हूं कि लोग कह रहे हैं कि वो 90% कर चुका है। मैं कह रहा हूं वो आज उस स्थिति में है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। मैं ये भी कह रहा हूं कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है अगर उसके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर बात आती है। वो नहीं आएगी, लेकिन साथ साथ में जो इजराइल या कोई और देश उस पर अटैक करेगा और उसके उन एरियाज पे, इस फाहन पे जहां पे उनका न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स है,
तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन फिर आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। मैं आपका ध्यान वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ ले जाना चाहूंगा। वर्ल्ड वॉर 1 में जब तक ड्यूक जो थे फर्डिनेंड, उनको मारा नहीं गया था उनकी वाइफ के साथ, तब तक वो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू नहीं हुआ था। हालांकि 2 खेमों में वर्ल्ड बढ़ चुका था जैसे आज बन चुका है। तो अगर कोई भी चिंगारी आज ऐसी होती है, उस चिंगारी में इतने सारे हॉटस्पॉट्स हैं कि फिर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल की बात आ सकती है। सर लेकिन देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ईरानी सांसद के दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता, ये बात मैं मान सकती हूँ। लेकिन सर जो क्रोनोलॉजी सामने आ रही है, ईरान रूस की मीटिंग एससीओ को लेकर हम बात कर रहे हैं, ईरानी सांसद के स्टेटमेंट को, और अभी जो 14 अप्रैल को लेकर कहा जा रहा है कि जो परमाणु प्लांट है वहां पर एक्टिविटी तेज हुई है, देयर इज समथिंग, बट वो एग्जैक्टली क्या एरिया है, वो क्या इस वक्त कर रहे हैं, इस पर पूरी तरह से साफ तस्वीर होना बाकी है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम, यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की खेप और लंबी दूरी की मिसाइल भी मिलेगी। देखिए ये बड़ी खबर, पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम, कैसे यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की खेप और लंबी दूरी की मिसाइल भी मिलेगी। यानी कि अब यूक्रेन और मजबूती के साथ इस युद्ध में रूस के खिलाफ उतरेगा और यह तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। वही अमेरिका जिसके अब्राम टैंक्स को रूस ने निशाना बनाया है। और उसके बाद देखिए अब जानकारियां जो आ रही हैं, जिस पर अभी हम लगातार डिस्कशन पॉइंट भी था, वो ये कि कैसे अब इक्विवेलेंट स्टेजेस पर यूक्रेन और रूस तैयारी करेंगे। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम इसके तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की यही खेप जो इस वक्त आपको ट्रैक पर दिख रही है। और ये तस्वीरें आप सोचिए, जब वाकई में असल में यूक्रेन के पास पहुंच जाएंगी तो कितना बड़ा स्ट्रेंथन पॉइंट होगा यूक्रेन के लिए, और लंबी दूरी की मिसाइलें भी मिलेंगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा एसेट होगा इस वक्त यूक्रेन के लिए, उस यूक्रेन के लिए जो कहा जा रहा है कि वो अब इस युद्ध में बहुत ज्यादा डिफीटेड महसूस कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, स्पेन भी यूक्रेन को देगा पेट्रियट सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइल भी देगा स्पेन, और रूस में 300 किलोमीटर तक अटैक हो सकेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेन की तरफ से, जहां यूक्रेन को देने की तैयारी है पेट्रियट सिस्टम, जो कि लंबी दूरी की मिसाइल भी देगा स्पेन। ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन है। और रूस में 300 किलोमीटर तक अटैक हो सकेगा। ये एरिया रूस के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा एरिया यूक्रेन मिसाइल से, इसके अलावा दूसरे सिस्टम से कवर करेगा, उतनी ज्यादा उसके रेशो बढ़ जाएंगे इस युद्ध में जीतने के। और ऐसे में जहां अमेरिका दे रहा है हथियार, जहां अब स्पेन की बात आ रही है, और अगर एक दो देश और आ जाते हैं, तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि एक बड़ा मुकाबला करने को मिलेगा रूस को यूक्रेन से। अभी तक अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है इस युद्ध में, लेकिन अब जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो इस वक्त सामरिक शक्ति में इजाफा यूक्रेन का होगा उसकी है। पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम कैसे, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसके जरिए यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की खेप, जिसमें जानकारी ये है कि मिसाइल सिस्टम से लेकर वो सब कुछ होगा जो यूक्रेन को उस युद्ध में रूस के सामने कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार करेगा। और वहीं स्पेन भी यूक्रेन को देगा पेट्रियट सिस्टम। अब ऐसे में जो स्पेन की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन को पेट्रियट देगा, उस पेट्रियट की ताकत को समझने की भी बहुत जरूरत है। उसके लिए हम डिटेल आपके लिए लाए हैं। ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसकी क्षमता क्या है, 160 किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक करता है ये रडार का, और 9 सेकेंड्स में मिसाइल लॉन्चर रेडी हो जाता है। लॉन्चर में 16 मिसाइल पलक झपकते ही टारगेट ध्वस्त करते हैं। खाड़ी युद्ध की फ्री इराक मिशन में इस्तेमाल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इस वक्त हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, और ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि अब आप ये देखिए, एक और जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ। यूक्रेन किस तरह से पहुंचेंगे अमेरिकी हथियार, दैट मीन अतिरिक्त गोले मिलेंगे। अतिरिक्त गोले मिलने का मतलब यह है कि अभी तक वो यूक्रेन जो ऐसा कहा जा रहा था जिसके पास वेपन्स खत्म हो गए हैं, जिसके पास लोग खत्म हो गए हैं, जिसके पास हथियार पूरी तरह से खत्म है, खाली है यूक्रेन, उसके पास क्या क्या आने जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अतिरिक्त गोले मिलने जा रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल मिलने जा रही है, इसके अलावा लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम मिलने जा रहे हैं, और साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। सीधे मैं इस वक्त रुक कर लेती हूँ मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी का। सर,
इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि यूक्रेन की सामरिक ताकत एक बड़ा लूजिंग पॉइंट होगा रूस के लिए, क्योंकि यूक्रेन के बारे में अब तक ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि उसके सैनिक खत्म हो गए हैं, उसके पास हथियार खत्म हो गए हैं, इवन उसके बाद जो करेज है वो भी खत्म हो गया है। क्या स्पेन और अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले ये वेपन उसके इन तीनों चीजों में इजाफा करेंगे? बिल्कुल, देखो प्रीति, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले तो उसके मोराल में फ़र्क पड़ेगा। अभी जो ग्राउंड अटैक कर रहा था रूस, यूक्रेन के पास हथियार नहीं थे, मगर फिर भी ज़्यादा कोई वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। मगर जब से यूक्रेन को ये हथियार मिलेंगे, ये पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम जो स्पेन से आ रहा है, इब्राहिम टैंक जो अमेरिका से आ रहे हैं, ड्रोन्स आएंगे, उसके बाद उनके मिसाइल आ रही हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, तो देखो अब ये पलटवार होगा रूस के अंदर और रूस को भी कहीं ना कहीं डर लगेगा। ये सच्चाई है कि जो प्रॉब्लम आ रही थी यूक्रेन को हथियार ना होने से, अब वो हथियार जब आ जाएंगे तो आप देखना इस लड़ाई का पलड़ा इतना आसानी से रूस की तरफ नहीं होगा। आप एक चीज को समझें, क्योंकि अगर अमेरिका और नेटो ये समझ रहे हैं कि भी रूस ने ही जीतना है तो फिर हमने यूक्रेन को हथियार क्यों दे, वो नहीं है, क्योंकि रूस के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम है और उसका वो एक्सप्लॉइट करेंगे। अब वो हमला करेंगे क्रीमिया में, वो हमला करेंगे 300 से 400 किलोमीटर बॉर्डर से, और मुझे लगता है जब रूस के इंटीरियर और हिंडरलैंड पे अटैक होने स्टार्ट होंगे, उसकी इकोनॉमी एडवर्सली इफेक्टेड होगी। आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अलग आएंगे। और आज जो यूक्रेन है, जो अब डिफेंसिव था, अब वो ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाएगा। और मुझे लगता है कि चाहे वो इब्राहिम टैंक हो या चैलेंजर टैंक हो या लेपर्ड 2 हो या आपका पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम हो या बरखेतार ड्रोन्स हो, इससे यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी। और अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे कि यूक्रेन की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें प्रोफेसर अमिताभ, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बैकफुट पाएगा। अश्विनी श्रीवास्तव कह रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें स्पेन की तरफ से आई और अमेरिका की तरफ से आई हुई, क्या ये तस्वीरें रूस के लिए इस युद्ध में मौजूदा समय में चुनौती का सबब है? देखिए, अब नेटो ने डिसाइड किया है, जो उसको बैक कर रहा है यूक्रेन को, कि अब ये फ्रंट टू फ्रंट वॉर जो हो रहा है उससे उनको जीत नहीं मिलेगी यूक्रेनियंस को। अब इनका जो मैक्सिमम जो एम्फेसिस होगा कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के बर्बाद कर सकते हैं, कितने पेट्रोल रिफाइनरी उनके बर्बाद कर सकते हैं, कितने उनके हैंगर्स को वो तोड़ सकते हैं, कितने बेलगोरोद और वैसे जैसे क्रास्नोदार जैसे शहर और रीजन से उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये अब इन्होंने मान लिया है कि रूस को अंदर से कमज़ोर किया जाए अटैक करके। ये जो 300 और कई बार ये बात की जाती है यूक्रेन 1200 किलोमीटर तक के वेपन्स तैयार कर रहा है, तो इनका अब डिटरेंस कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गया है। अब ये डायरेक्ट अटैक रूस के अंदर करना चाहते हैं, जो अब तक एक रेड लाइन था। और इसमें हालांकि अमेरिका ने बहुत क्लियर कर दिया है कि उनके द्वारा जितने भी अटैक एमएस या हाइमार्स या पेट्रियट दिए जा रहे हैं, उससे रूस के अंदर अटैक नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्राइमिया तक या जो उनके अधिकार वाले क्षेत्र से जो अब रूस में है उन पर अटैक करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं प्रीति, मैं ये बता दूं, ग्राउंड वॉरफेयर अगर ये खुद भी स्टार्ट करते हैं इस साल भी काउंटर ऑफेंसिव, तो उसका हश्र भी पिछले साल जैसा ही होगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अमेरिका, नेटो और वेस्टर्न स्टेट्स ये क्लियरली जानते हैं कि देखिए, लैंड वॉरफेयर में रूस से यूक्रेन कभी भी नहीं जीत सकता है। तो यानी कि अशोक सज्जनार जी, जो अमिताभ जी बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि भले ही नेटो, स्पेन, जो भी देश आकर मदद कर ले, नेटो से जुड़े हुए देश कोई भी आ जाए यूक्रेन की इस वक्त मदद करने के लिए, वो मदद नैतिक तौर पर तो एक बहुत मोरल हाई कर सकता है यूक्रेन का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रूस को मात देना यूक्रेन के लिए अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि अगर आप देखें रूस का कितना है क्षेत्रफल, कितना है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जो उसका नंबर 2 है वो चीन अमेरिका होगा, जो 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसके आधे साइज के। तो इसीलिए उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है प्रीति, इसमें डिफीट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर बॉर्डर के ऊपर खाली लड़ाई होती रहे तब तो बिल्कुल भी वो आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारे हमने देखा है बॉर्डर पर रूस ने अपना बहुत अच्छा कब्जा कर लिया है और वहां पर माइंस लेकर दी हैं, जिससे कि चाहे उनके टैंक्स हो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हो, किसी भी प्रकार के हो, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो अभी इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की है, आपको मालूम है पहले हिमार्स का कहा जाता था, जो केवल 80 किलोमीटर की जो रेंज है वही उनको दी जाएगी, यूक्रेन को दी जाएगी, जिससे कि वो रूस के अंदर
वो हिट न कर पाए। परंतु अब हम सुन रहे हैं जो रूस के अंदर भी जाकर अटैक कर पाए, ऐसी उनको रेंज की मिसाइल्स और ऐसे उनको वेपन सिस्टम्स दिए जाएंगे। मतलब ये कि जो उनका मनोबल है, रूस की जनता का मनोबल है, उसके ऊपर आघात किया जाए, उसके ऊपर प्रहार किया जाए। क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं, जो पूरा जो रूस का हिंटरलैंड है वो बड़े आराम की जिंदगी जी रहे हैं। केवल थोड़े से कुछ किलोमीटर जो बॉर्डर एरियाज में हैं, उन्हीं के ऊपर ये युद्ध का इतना प्रकोप पड़ रहा है, युद्ध का असर हो रहा है। सर मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। कभी भी यूक्रेन में सेना तैनात कर सकता है नेटो यूक्रेन में सेना भेजने पर बहुत गंभीर है। यूक्रेन में नेटो सैनिकों को एडवाइजरी दी गई है। एशियन टाइम्स के हवाले से खबर है। तो यूक्रेन में नेटो पुतिन को रेड अलर्ट। कैसे? पोलैंड, फ्रांस, यूके, फिनलैंड की सेना यूक्रेन जाएगी और नेटो सेना अपने साथ घातक हथियार भी ले जाएगी। शुरुआत में नेटो का काम पश्चिमी हथियारों को चलाना होगा और यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध जीतने की सलाह देने की कोशिश होगी नेटो के सैनिकों के जरिए, और बाद में नेटो सैनिकों को अहम युद्ध क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको दे दूं, भूमध्य सागर में रूस की बड़ी तैनाती से जुड़ी हुई। भूमध्य सागर में रूस की बड़ी तैनाती। रूस ने क्रूज मिसाइल कैलिबर की तैनाती की है। भूमध्य सागर में अब तक 20 मिसाइल कैरियर मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबन का बयान, नेटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती से बस एक कदम दूर हैं, ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा। तो नेटो की यूक्रेन में तैनाती महायुद्ध तय, ये क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन में नेटो का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है रूस। पोलैंड पर पहले से ही पुतिन बहुत आक्रामक हैं। पोलैंड पर हमले की धमकी भी दी जा चुकी है और इधर यूक्रेन में नेटो सेना की तैनाती से महायुद्ध के आसार हैं। और इसी के साथ ही आइए अब आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं। नेटो ताकत में किस तरह से इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैन्य ताकत में नेटो और रूस में कौन भारी है, एक हमने इसका डिटेल बनाया है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। रूस नेटो कौन किस पर भारी है। रूस और नेटो की बात की जाए तो सैनिकों की बात कर लेते हैं। आपके सामने है नेटो के पास कितने हैं, 58,17,100 सैनिक है। रूस की बात कर लेते हैं, 1,13,30,900 इस वक्त उसके पास सैनिक है। इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक्टिव सैनिकों की बात कर लेते हैं। ये संख्या है इस वक्त 33,58,000 की। और वहीं दूसरी तरफ जो रूस की बात कर रहे हैं उनमें एक्टिव सैनिक हैं 8,30,900 की। और इसी के साथ ही कुल अगर हम बात कर लेते हैं पैरामिलिट्री यूनिट्स की, तो इस वक्त नेटो के पास इस वक्त जो मौजूद है वो है 7,38,400 पैरामिलिट्री यूनिट्स हैं। रूस के पास ये आंकड़ा हो जाता है 2,50,000 यानी 2.5 लाख का। साथ ही कुल एयरक्राफ्ट की भी संख्या देख लीजिए, जो इस वक्त है नेटो के पास 20,633 और रूस के पास है 4,182। इसका मतलब यह है कि रूस वर्सेस नेटो की बात की जाए तो रूस के ऊपर 20 ही पड़ रहा है नेटो। लेकिन फिर भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट सुखोई 57 को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है और यूक्रेन के क्रीवी री हमले में सुखोई 57 का इस्तेमाल किया गया है। और 25 अप्रैल को क्रीवी री में किया गया था हमला। क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है सुखोई 57। पुतिन का भरोसेमंद फाइटर सुखोई 57, जिसकी रेंज के बारे में जानकारी यह है कि 3,540 किलोमीटर इसकी रेंज है और अधिकतम जो स्पीड है वो है माक 2 टाइप एयर टू सरफेस मिशन में यह सक्षम है। लंबाई की अगर इसकी हम बात करें तो 65 फीट 11 इंच इसकी लंबाई है। ऊंचाई की बात भी जान लीजिए 15 फीट 1 इंच और टेक ऑफ वजन है 35,000 किलोग्राम। स्टिल्थ तकनीक किसी रडार की पकड़ में नहीं है और जो कीमत है वो है $50 मिलियन।
और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल जी का। एयर कमोडोर, सबसे बड़ा सवाल सर इस वक्त ये है कि भले ही नेटो ताकत के मुकाबले में अगर हम ओवरऑल देखें तो रूस पर 20 ही पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिसमें रूस अभी भी इस पूरे युद्ध में बढ़त बनाए हुए है और आगे भी उसके संकेत हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले चीज है कि जो उसने 1/4 से 1/5 एरिया जो उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, वो उसके हाथ में है। डिफेंसेस उसने स्ट्रांग बना लिए हैं वहां पे, और उसने अपने सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल वो कर रहा है, चाहे वो Su-57 जहाज है, जैसे कि आपने कहा स्टेल्थ फाइटर, और साथ ड्रोन्स हैं और दूसरे टाइप के वेपन सिस्टम्स हैं। लेकिन सबसे अहम चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि बार बार रूस हमेशा न्यूक्लियर धमकी तभी देता है जब उसको लगता है कि नाटो के सोल्जर्स बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय होंगे। उस समय वो पॉलिटिकल सिग्नल उनको देता है, और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस वॉर के अंदर वो इस तरीके से खिंच जाए कि अमेरिकन सोल्जर्स या नाटो सोल्जर्स को लड़ना पड़े फ्रंट लाइन में आके रूस के साथ। तो वो उसकी एम क्या है? उसका एम जो है वो दो है अमेरिका के। सबसे, क्योंकि अमेरिका लेड है नाटो, सबसे पहला एम है कि रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक करना, और इसमें जितना इस लंबा युद्ध को खींच सकेगा, चाहे यूक्रेन का हर लास्ट सिपाही इसके अंदर धराशायी हो जाए, तो वो उसको खींचना चाहेगा। और दूसरा है उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जहां से सबसे ज्यादा पैसा उनके इलेक्शन। एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे बाकी पैनलिस्ट जो हमारे साथ इस पूरे सेशन में रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया।